नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से करेंगे। दोस्तों, आज दिनांक 22 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीवी सिंधु के बारे में। हाल ही में जापान ओपन में उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया उसके बारे में। निशित कालानी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि पाली के रहने वाले हैं, ठीक है। और भारत की गैर जीवाश्म जो ऊर्जा क्षमता है उसके बारे में बात करेंगे। मिशन गगनयान की 16 तकनीक के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान माँ योजना के बारे में। तो इनको एक एक करके सारी न्यूज़ को अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पीवी सिंधु जो है हमारी बहुत बड़ी स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया। क्या किया? जापान ओपन सुपर 750 जो टूर्नामेंट है इसका खिताब जीत लिया। और खिताब जीतने का मतलब क्या होता है कि यानी कि गोल्ड मेडल जीत लिया, नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। और हराया किसको है? वर्ल्ड की नंबर 1 को हराया है, ठीक है। 2 बार इन्होंने इससे पहले ओलंपिक में मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। और अब भी अपनी विंटेज फॉर्म दिखाते हुए, देखिए विंटेज का मतलब क्या होता है, विंटेज का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा कि जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा किसी दिन मान लीजिए शानदार खेले, 40 बॉल में सेंचुरी मार दी, है ना। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब कि जिस तरह दोनों प्लेयर अपने पीक टाइम में खेलते थे, यानी अपने फॉर्म के सबसे उच्चतम स्तर पे जिस तरह का प्रदर्शन करते थे उस तरह का प्रदर्शन किए। यही पीवी सिंधु के लिए कि जब करियर में ये शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे उस लेवल की परफॉर्मेंस जो है अभी इसमें दिखाई है। टूर्नामेंट का नाम आपको याद रखना है, जापान ओपन सुपर 750 750, है ना। इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है और इन्होंने 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, घरेलू स्टार अकाने यामागुची को हराया। इनका नाम भी आप याद रखेंगे। क्या नाम है इनका? अकाने यामागुची, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखना है, इनको हराया है। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कितने से हराया, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पहली भारतीय खिलाड़ी है, यानी कि जापान सुपर ओपन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर जो है सिंधु बन गई है, ठीक है। और इनके करियर की भी ये पहली अचीवमेंट है, नो डाउट। और 31 साल की है, बेजोड़ कमबैक किया इन्होंने क्योंकि चोट लग गई थी और चोट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और अब जाके इन्होंने शानदार, जो इससे पहले इन्होंने रियो में सिल्वर जीता था और टोक्यो में जो है ब्रॉन्ज इन्होंने जीता था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही अलग तरह की स्पेसिफिक और शानदार अचीवमेंट जो है इनकी है। आगे देखते हैं 37वां जो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, हमने बात करी थी अभी ओलंपियाड के जो है अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। ओलंपियाड बेसिकली क्या होते हैं? देखिए 11th-12th के जो बच्चे होते हैं उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट और स्किल के आधार पे, ठीक है, अलग अलग तरह से शॉर्ट लिस्टेड होकर नीचे से ऊपर तक और फिर इंडिया को जाके रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पाली के जो निशित कालानी है इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, ठीक है। 37वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड था। स्थान कहाँ पे? विलियन लिथुआनिया जो है, विलिनियस लिथुआनिया, यूरोप में, वहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ, ठीक है। टूर्नामेंट बोले इसको, इससे प्रतियोगिता हुई 12 से 19 जुलाई तक। 78 देशों के 307 टोटल छात्र थे, भारत से केवल 4 लोग थे और उन 4 में एक जो है पाली के निशित कालानी भी थे। और इन्होंने जो है शानदार तरीके से यहाँ पे जो है सिल्वर मेडल जो है जीता है, ठीक है। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 आउट ऑफ 10 लगा लीजिए आप। एग्जाम में किसी भी पर्टिकुलर आने वाले एग्जाम में इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और पीएम मोदी ने इसको ट्विटर पे बधाई दी। आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री किसी चीज़ के लिए अगर रिकॉग्नाइज करते हैं इट मीन्स आपका अचीवमेंट बहुत बड़ा है। और जब प्लेयर राजस्थान से जुड़ा हो तो उसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। उस्ताद समंदर खान मंगनियार, ठीक है। मंगनियार जो है आपको पता है जैसलमेर के लोक संगीत गायक होते हैं ये, और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 जो है मिलने की घोषणा हो गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। उस्ताद समंदर खान मंगनियार कहाँ के रहने वाले? बाड़मेर राजस्थान के, जो है इनको अवार्ड ये मिलने वाला है। कौन सा? 2024 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और संगीत नृत्य के संदर्भ में सबसे बड़ा पुरस्कार है और संगीत नाटक अकादमी जो है सबसे बड़ी संस्था भी है। इन्होंने भारतीय परंपरागत कला के प्रति शानदार योगदान दिया है। और मंगनियार जो है राजस्थान लोक संगीत परंपरा की एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक कला है और उसके कलाकार जो है समंदर खान है, ठीक है। यह आपका कला और संस्कृति वाला जो सेक्शन है वहाँ से इस तरह के टॉपिक्स पे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और जब ये टॉपिक जो है करंट में चर्चा में रहते हैं तो इनके पूछे जाने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा
हो जाती है, जिसके बारे में लगातार हमने बात करी है। हमने कल वाली न्यूज़ में जितने भी जो फिल्म फेयर के जो पुरस्कार थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब उन्हीं पुरस्कारों की श्रेणी में राजस्थान से जुड़ा हुआ भी एक अचीवमेंट आया और हमारे लिए उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सवाल भी जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो फतेहपुर के राधेश्याम पीपलवा नाम याद रखेंगे, कहाँ के? फतेहपुर के, फतेहपुर सीकर, नाम राधेश्याम पीपलवा, ठीक है। इनकी मूवी है मोग आसूम, मूवी का नाम भी आपको याद रखना है, क्या है? मोग आसूम, राइट। इसके लिए इनको जो है राष्ट्रीय सम्मान मिला है। कौन सी कैटेगरी में? कोंकणी फिल्म, फीचर फिल्म मोग आसूम को, ठीक है। इस कैटेगरी में जो है इसको युवा फिल्मकार को शानदार पुरस्कार जो है इसके लिए चुना गया है, ठीक है। कोंकणी फीचर फिल्म की कैटेगरी में। मोग आसूम का मतलब होता है प्यार बना रहे। 500 से ज़्यादा फिल्मों में राष्ट्रपति पुरस्कार जूरी ने इसका चयन किया, यानी कि बहुत ही टफ कंपटीशन फेस करके इस मूवी ने अवार्ड जीता है, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी कि एग्जाम में पूछा जाए। इससे पहले भी पीपलवा को 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। इसकी कहानी के बारे में है कि एक हस्बैंड है, उसकी अननेचुरल अनटाइम डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है उसका संघर्ष, पत्नी की मौत हो जाती है, तो उसके बाद बच्चों के साथ उस हस्बैंड का संघर्ष, और इस सब पे जो है ये कहानी थी। और ये राष्ट्रपति जूरी सदस्य भी जो है पीपलवा रह चुके हैं, तो पीपलवा से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, लगातार हम नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा आपको नवीकरणीय ऊर्जा का जो डेटा और सारी पिक्चर जो है नेशनल लेवल की, वो आपके समझ में आनी चाहिए। हमने बात करी थी, देखिए इनिशियली हम कोयले पे निर्भर थे, ठीक है। कोयले के बाद हमने जल विद्युत को अपनाया, और पिछले 10 सालों में जो है हम जो नवीकरणीय ऊर्जा है, स्पेशली सौर और आपकी विंड, उस पर बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। तो अभी जो है देखिए आप, अगर 100 यूनिट टोटल है तो 54 यूनिट जो हमारी है कौन सी होगी? नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, और एक होती है परंपरागत या गैर नवीकरणीय, है ना। अब परंपरागत का आप यूं देखिए, परंपरागत का क्या है कि कोयला क्या दोबारा पैदा किया जा सकता है? नो, क्योंकि इसको बनने में लाखों साल लगते हैं, जब एक बार खत्म हो गया तो, ठीक है। दूसरा इसकी प्रॉब्लम है कि उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी पर्यावरण को जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा पहुंचता है इसकी वजह से। तो इन 2 कारणों से हम इसको लगातार कम करना चाह रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, और हमें इसमें कामयाबी भी मिली है। केंद्रीय जो विद्युत मंत्रालय उसकी 15 जुलाई की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देश में जितनी भी स्थापित विद्युत की क्षमता है, यानी कि जितनी बिजली अभी पैदा हो रही है, जो टोटल है 5,48,858 मेगावाट, इसमें से 2,97,369 जो मेगावाट है, यानी कि कुल होता है 54.18%। 54.18%, ये कहाँ से हो रहा है? नवीकरणीय, ठीक है। गैर जीवाश्म, यानी कि जो पेट्रोल डीजल कोयले पे आधारित जो है उसको जीवाश्म ईंधन बोला जाता है, बाकी जो है गैर जीवाश्म ईंधन है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने अपनी कुल क्षमता का 70% नवीकरणीय, राजस्थान ने तो कुछ शानदार काम किया, यानी कि अगर इंडिया की बात करें तो 54.18%, जबकि राजस्थान की बात करें तो उसने 77%, यानी कि हमारे यहाँ कोयले से बिजली केवल 23%, ठीक है। कोयले या जो भी परंपरागत सोर्स है, बाकी जो 77% है वो किसे? सोलर, विंड, इन सब से जो है बन रही है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, अगर विभाजन करें ऊर्जा की क्षमता का, तो सौर ऊर्जा जो है 1,62,000 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा है, 1,62,000 मेगावाट, ठीक है। अगर कोयले की बात करें, ठीक है, कोयले की अगर बात करें तो 2,24,000 मेगावाट, यानी कि ऐसा लग रहा है इसको देखते हुए कि अगले 2 से 3 सालों में जो है कोयले से भी आगे निकल जाएगा क्या? सोलर। उसके बाद बात करें पवन ऊर्जा की तो 57.4 मेगावाट। उसके बाद जल विद्युत की तो ये 52.1 मेगावाट। उसके बाद गैस, उसके बाद परमाणु, उसके बाद बायोगैस। देखिए ये जो बायोगैस है ये भी नवीकरणीय है, परमाणु भी नवीकरणीय है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, गैस भी नवीकरणीय है, जल विद्युत भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी, ठीक है। और उसके अलावा सोलर भी, यानी कि कोयला एक वो है जिसको जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत माना जाता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए आप अपनी ज्योग्राफी का सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें सीधा टॉपिक मेंशन है, क्या है? ऊर्जा स्रोत,
ठीक है। और उस हिसाब से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊर्जा स्रोत जो टॉपिक है, लगभग आप किसी भी छोटे बड़े एग्जाम का आप सिलेबस उठा के देखिए, ठीक है, आपको ये टॉपिक मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि एनर्जी जो है अर्थव्यवस्था की पूर्व शर्त है। अगर आपको आर्थिक रूप से सक्षम होना है तो उसके लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, कुछ भी सिलेबस में यूं ही नहीं डाला जाता। हर सिलेबस में हर चीज़ का एक महत्व होता है, एक उसके पीछे थॉट प्रोसेस होती है, लोगों ने सोच के किया होता है ना। तो उस तरह से अपने लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपको एक जनरल आइडिया हो गया। सौर ऊर्जा की कुल क्षमता जो है 29.54% है, यानी कि हमारी जो जितनी भी 54.18% है ना, इसका लगभग आधा जो पोर्शन है वो सौर ऊर्जा है, ठीक है। अकेला इतना बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा, ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो आपको ये आइडिया हो गया। अब हम लगातार बात करें कि मिशन गगनयान, यानी कि हमने अंतरिक्ष में अपने देश से यात्री भेजने हैं, ठीक है। इस मिशन के बारे में लगातार हमने भी डिस्कस किया। अब इसमें एक नया अपडेट क्या है कि एक सोल्व जो तकनीक है इसका प्रदर्शन अभी किया गया है। क्या होता है, देखिए बेसिकली आप यूँ मान लीजिए यह आपकी धरती है ना, और ये पर्यावरण जो अपना वातावरण है, वहाँ तक जितनी भी आपकी शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वहाँ तक का, उसके ऊपर जो है ये अंतरिक्ष है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल काम नहीं करती, यानी कि आप देखेंगे यहाँ से अगर कोई ऊपर कोई वस्तु फेंकेंगे तो नीचे की तरफ आएगी, बट इसको क्रॉस करने के बाद वो वस्तु नीचे की तरफ नहीं आएगी, वो यहीं किसी भी स्पेरल में यहीं चक्कर काटेगी, बट नीचे नहीं आएगी जब तक कि उस पर थ्रस्ट नहीं लगता, ठीक है। बात समझ आ गई, थ्रस्ट नहीं लगता, और ये थ्रस्ट जो है बहुत तेज लगना चाहिए, ठीक है। फिर ये तेज थ्रस्ट लगे और उसके बाद धरती पे धीरे से लैंड करे। सोच के देखिए, इसी स्पीड से आगे अगर कोई आइटम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, वायुयान, रॉकेट अगर आके उसी स्पीड से टकरा जाए तो फिर कुछ बचेगा नहीं नीचे। तब आता है वहां पे रोल इस सोल्व तकनीक का, यानी कि यहाँ से आपने गए, यहाँ पे अंतरिक्ष में मान लीजिए आपके यात्री यहाँ रुके, फिर वापस नीचे जाना है, यहाँ से थ्रस्ट लगाया नीचे आगे, अब यहाँ समुद्र में मान लीजिए आप कहीं भी आपको लैंड करना है, तो यहाँ से सबसे पहला चैलेंज क्या है कि इस जो बैरियर है इसको तोड़ना है, यानी थ्रस्ट का लेवल हाई रखना। फिर कंट्रोल्ड वे में उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है, ताकि आराम से सेफली यहाँ लैंड हो सके और उसके बाद में सेफली उनको रेस्क्यू किया जा सके। इस तकनीक का नाम है सोल्व, जो कि इसरो ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। 3 जुलाई की न्यूज़ थी, छूट गई थी हमसे, तो अपन ने इसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो सब ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल जो है उसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, जमीनी परीक्षण इसका किया गया है, और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान है उसकी सुरक्षा और उसके सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण जो है पड़ाव है। रॉकेट उड़ता है, उसके बाद कर्मी मॉड्यूल जो है उस रॉकेट से अलग हो जाता है। पैरासूट का अनुक्रम, कैसे पैरासूट खुलेगा, कितने चरण में खुलेगा, और कैसे व्यक्ति समुद्र में इजीली सेफली उतर सके, ये सबसे अधिक जोखिम वाली बात है, क्योंकि वायुमंडल में पुनः प्रवेश करना, ये वायुमंडल अपना ना वातावरण, वो लैंडिंग के समय जो है उसको सेफली जो है स्लो कंट्रोल्ड लैंडिंग करवाना। क्या क्या होने वाला, 10 पैरासूट का विशेष क्रम इसमें रहने वाला है। पहले 2 एपेक्स कवर्स खुलेंगे, और वो खुलते ही फिर 2 ड्रोग पैरासूट जो है वो खुलेंगे, गति को कम करेंगे। उसके बाद तीसरे 3 मुख्य जो पैरासूट है वो सुरक्षित स्तर पे समुद्र में स्प्लैश डाउन लैंडिंग यहाँ पे करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। आगे बात करते हैं परमाणु खनिजों की। देखिए, हमने परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करी, हमने बात करी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में हाल ही में समझौता हुआ है। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा का हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक हमें जो है ना 100 गीगावाट कौन सी परमाणु ऊर्जा हासिल करनी है, इसका लक्ष्य, इसके लिए हमारे लिए जरूरी है। अब सोचिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो भी हाल ही में उदयपुर सेक्टर में परमाणु खनिजों की खोज की हुई है। स्पेशली एक एरिया जो है नोटिफाइड किया गया, और वहाँ पे जो है संभावना लग रही है कि यूरेनियम, थोरियम, इस तरह के जो परमाणु खनिज है वो वहाँ पे मिल सकते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट है लोकेशन, जिला उदयपुर है, तहसील भिंडर है, ठीक है, और ग्राम है निवानिया की कवास। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। अब आप अपने स्टैटिक के सिलेबस में जाइए दोबारा, चाहे आरएस का हो चाहे किसी और एग्जाम का हो, मोस्टली आपको खनिज संसाधन जो है वहाँ पे टॉपिक मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि खनिज संसाधन भी एक केंद्रीय चीज है जो जुड़ी हुई है आर्थिक विकास से, सामाजिक विकास से, तकनीकी विकास से,
और देश की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उससे जुड़ी हुई है, राइट। यानी कि देश के संपूर्ण जो विकास है उससे जुड़ी हुई बात है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो 10 वर्ग किलोमीटर का ये जो एरिया है, जिसमें लगभग 62,6,250 बीघा जो भूमि है, उसका अधिकार जो है परमाणु खनिज अन्वेषण जो हमारी एजेंसी है AMD नेशनल स्तर की, इसको दे दिया है। क्या है यहाँ पे, कार्बोनेटाइट की जो चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, जिनमें यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, और अन्य जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उनकी हाई पॉसिबिलिटी है, उच्च संभावना है। तो राजस्थान के राज्यपाल ने आज्ञा जारी करी है कि AMD आप कीजिए ये काम, हमारे देश की परमाणु सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नियुक्ति की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था दिनेश त्रिवेदी की जब नियुक्ति हुई थी कि बांग्लादेश और इंडिया के संबंध जो है वो थोड़े ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं, और दिनेश त्रिवेदी की जो नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में उसको पूछ लिया गया है। अगर मैं आपको बहुत बहुत ईमानदारी से बताऊं तो भी 50 से 60 सवाल अब तक अलग अलग राजस्थान के और इंडिया के एग्जाम्स में हमारे इस करंट अफेयर डिस्कशन से पूछे जा चुके हैं। लेकिन आप कंफर्टेबल कब होंगे, आप उनको सोल्व कब करेंगे, जब आप रिवाइज करेंगे, है ना। वन टाइम आपको मान लो आधा समझ में आया, आप रिवाइज चाहे तो वीडियो के थ्रू कीजिए दोबारा, या फिर अपने खुद के नोट्स बनाइए, है ना। और ये ऐसी चीज़ है, अगर आपने आज कोई चीज़ सीख रहे हैं, आपके आज काम में नहीं है कि धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, और आप फाइनली जब जिस दिन भी आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर आपने प्रॉपर पढ़ा है, प्रॉपर रिवाइज किया है, मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये आश्वासन देता हूँ कि आप एग्जामिनेशन हॉल से बहुत खुश होकर बाहर आएंगे, अगर साथ में आपने अपने स्टैटिक जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर किया है, करंट अफेयर्स, और ये आपको स्टैटिक में भी समझने में, क्वेश्चंस को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, इंटेंट को समझने में आपको हेल्प करेगा, राइट। तो प्लीज़ वीडियो को देखा करो, पूरा देखा करो, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लगता, है ना, तो अच्छे से आपको हेल्प करेगा। अब जो नियुक्ति हुई है, अल्पसंख्यक जो है आयोग जो है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए हरजीत सिंह गरेवाल को। पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, ग्रेड योजना चल रही है वस्त्र मंत्रालय की। थोड़ा सा आपको समझाता हूँ वस्त्र मंत्रालय महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सबसे पहली चीज़ तो हमारी घरेलू जो आवश्यकता है वस्त्र की, वो भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। साथ में हमारा जो निर्यात है, इसका भी एक महत्वपूर्ण जो है पक्ष है, एक बड़ा हिस्सा जो है वस्त्र उद्योग से आता है। निर्यात से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कृषि के बाद अगर सबसे ज़्यादा श्रमिक अगर हमारे कहीं लगे हुए हैं तो वो है वस्त्र उद्योग। और जब आपको पता है वस्त्र उद्योग में अगर श्रमिक लगे हुए हैं तो उस सेक्टर का वेलफेयर, कल्याण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमेशा से सरकार की किस में रहता है, सरकार की प्राथमिकता में रहता है, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। तो इस प्राथमिकता में जब रहता है तो अलग अलग योजनाएं सरकार बनाएगी, उसी का एक हिस्सा है ग्रेड योजना। किसकी है, वस्त्र मंत्रालय के नाम के हिसाब से हो सकता है कभी पूछा जाए। ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। अब एक वस्त्रों की बात होगी, लेकिन वस्त्र एक तरह के ही नहीं होते, तकनीक वस्त्र भी होते हैं, यानी कि ऐसे वस्त्र जिनका उद्योगों में काम होता है, ठीक है। छोटे हैंडक्रेनशिप से लेके बड़े जो टेक्निकल वस्त्र वहाँ तक। तो इस सेक्टर में जो है सरकार कह रही है कि आप आइए, युवाओं को बोल रही है आप नवाचार कीजिए, नई स्टार्टअप कंपनी एस्टेब्लिश कीजिए। सरकार से जहाँ हेल्प हो पाएगी आपके लिए, वहाँ सरकार आपके लिए हेल्प करेगी। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कितना पैसा दिया गया, हल्का सा आप देख लेंगे, बाकी ये जरूरी बात है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बहुत सारे AI के जो टूल आ गए हैं, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन सा खतरा, साइबर खतरा। क्योंकि कोई चीज़ आपके लिए यूज वाली है लेकिन उसका मिसयूज भी हो सकता है ना। AI से मान लीजिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलके आपके लिए ठीक है, लेकिन कोई हैकर जो है उसका मिसयूज भी कर सकता है। इसलिए एक प्रणाली है कॉन्टैक्ट बॉम्बिंग। क्या है, कॉन्टैक्ट बॉम्बिंग। ये AI की सुरक्षा करता है। कैसे, ये AI को ये बोलता है कि पहले से उसको सुरक्षा निर्देश देता है कि उसे गलत, खतरनाक या हैकर्स के आदेश मानने से रोकते हैं। यानी AI को इस तरह से ट्रेन किया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट बॉक्सिंग के माध्यम से कि आपको ना ठीक आदमी की बात सुननी है। अगर आपको कोई आदमी गलत लगता है तो उसको सूचना नहीं देनी है, उसके हिसाब से काम आपको नहीं करना है, ठीक है। ये तकनीक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे साइबर हमलों को रोकने में प्रभावी है। आप याद कीजिए, हमने बहुत पहले बात करी थी कि क्लोड जो है अमेरिका का मॉडल है और उसको पूरा का पूरा चोरी से कॉपी कर लिया चाइनीज वालों ने, है ना, एंथ्रोपिक्स। तो वो हमने बात करी थी, राइट। तो इस तरह का जो है साइबर सुरक्षा को रोकने का एक काम करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये
क्वेश्चन भी इस वर्ड को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और साथ में साइबर सुरक्षा भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। और इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल जो है, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है। जैसे सवाल अभी मैंने आपको बताया था, थोरोनोटिक्स का पूछा गया था, है ना, जोधपुर के प्रोफेसर ने जो नई रिसर्च करी कैंसर को लेके, उससे जुड़ा हुआ सवाल आ चुका है एग्जाम में। तो एआई में लगाया गया मजबूत सुरक्षा कवच है, पहले से ही जो इंस्टॉल्ड सुरक्षा निर्देश होते हैं उनके हिसाब से काम करता है। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन या एआई आधारित जो साइबर हमले हैं उससे बचाता है। अब जो है एक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको बोला जाता है माँ योजना, माँ नाम से लेके आपको इससे सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको लगेगा कि महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजना है, जी नहीं, ये सबके कल्याण से जुड़ी हुई योजना है, ठीक है। जो पहले चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हुआ करती थी, उसी का नाम बदला है ना। अब 15 दिसंबर 2025 से इसको आउटबाउंड इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की है। समझाता हूँ क्या होती है इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी। आप राजस्थान के निवासी हैं, आपका जो है ये बीमा यहाँ पे हो गया इस योजना के माध्यम से। अब आप राजस्थान में कहीं भी इलाज करवा सकते हैं, बट हो सकता है आपका मान लो घुटने या कोई स्पेसिफिक ऐसा ट्रीटमेंट जो अदर स्टेट में आपको मान लीजिए गुजरात के अहमदाबाद में करवाना है, ठीक है, या फिर आपको चेन्नई में करवाना है, या फिर आपको मान लीजिए गुड़गांव में करवाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, लेकिन अब पॉसिबल हो गया है। मात्र 2 राज्य, कर्नाटक और तमिलनाडु, या यानी कि बेंगलोर और चेन्नई में, उस तरह जो भी इस स्टेट में, वहाँ पे आपका इलाज नहीं होगा। इसके अलावा लगभग हर स्टेट में आपको इस सुविधा की जो है सुविधा अवेल करने की जो सहूलियत है वो आपको मिल जाएगी। और लगभग 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज इसके माध्यम से होता है, तो ये बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। 25 लाख तक का, 30,000 प्लस जो लाभार्थी है 6 महीने में, और 18 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफ़र उन्होंने कर दिए। 17 करोड़ से अधिक के इलाज जो है अलग अलग राज्यों में सरकार करवा रही है, तो ये एक अच्छी बात है ना, इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए हम लगातार बात करते हैं कि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है, पर्यटन सेक्टर है, ये बहुत अच्छा सेक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें 1 रुपया खर्च करते हो ना, तो वो इकोनॉमी को 5 रुपये का फ़ायदा देता है। क्यों? क्योंकि रोज़गार बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। और एक सर्कुलर इकोनॉमी को सबको फ़ायदा होता है। एक टूरिस्ट मान लीजिए इंग्लैंड से मिस्टर एक्स आए इंडिया में, है ना, तो सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किए, वहाँ बाहर इन्होंने होटल लिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं स्ट्रीट फूड लिया, ठीक है, कहीं से शॉपिंग करी, ठीक है, कपड़े लिए, कहीं से और ज़रूरी सामान लिया, उसके बाद ट्रेन या टैक्सी बुक करके ये कहाँ पहुँचे? राजस्थान के मान लीजिए पुष्कर पहुँचे, पुष्कर में होटल लिया, ठीक है, वहाँ से कुछ परचेज किया, ठीक है, और उनको भी सामान 4 गुना ज़्यादा रेट में देते हैं, हमारे वाले तो नालायक है, ये ठीक नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है ना। उसके बाद मान लीजिए और इन्होंने कुछ कैमल सफारी करी यहाँ पे, है ना, कैमल सफारी करी। अब आप देखिए, ये व्यक्ति जो आया, यहाँ होटल वाले को रोजगार मिला, ठीक है, यहाँ फूड वाले को रोजगार मिला, यहाँ पे शॉपिंग वाला जो दुकान वाला है उसकी रिटेल बढ़ी, ठीक है। उसके बाद ट्रेन से हमारे टैक्सी से आया तो टैक्सी वाले का जो है रोजगार बढ़ा। उसके बाद पुष्कर में होटल ली, गेस्ट रूम लिया, कुछ सामान खरीदा, कैमल सफारी। अब कैमल आपको पता, ऊँटों की जो संख्या है कम होती जा रही है, क्योंकि कृषि में इनका यूज नहीं है। लेकिन हमने अगर मान लो टूरिज्म को बढ़ा दिया बहुत अच्छे से, तो हमारे ऊँटों का जो है कल्याण हो जाएगा, और जो ऊँट पालक है उनको भी फायदा होगा। यानी कि पर्यटन सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा फायदा देता है। अब जब पर्यटन सेक्टर की बात करते हैं तो हम एक चीज़ का मेंशन करते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान बहुत अच्छा कर रहा है। कहाँ कहाँ? कि भाई जयपुर में वेडिंग्स, डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई, ठीक है, इसको केतन और सिया ना माने क्योंकि उनकी शादी हुई नहीं, उससे पहले कुछ हो गया, राइट। तो ये मिस्टर एक्स और वाई जो है, इन दोनों ने शादी होनी है, शादी होने तो उन्होंने कहा नहीं यार हमें तो राजस्थान में शादी करनी है। बोले कहाँ करनी है? जोधपुर में। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा है कि जो प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स है उन्होंने भी प्रोग्राम किया था, और कई सारे लोगों ने यहाँ पे शादी करी है। तो ये फेमस डेस्टिनेशन वेडिंग बनते जा रहे हैं। डेस्टिनेशन क्यों? क्योंकि ये रहने वाले मान लीजिए पुणे के, और शादी कर रहे हैं कहाँ पे? राजस्थान में। तो क्या एक डेस्टिनेशन कवर करी ना इन्होंने आने के लिए, इसलिए बोला जाता है डेस्टिनेशन वेडिंग। तो उसके लिए हमारे 3 जगह तो बहुत फेमस है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। और हम भी आंसर लिखे तो हम लिखेंगे कि हाँ ठीक है, अगर मान लो हमने तैयारी भी करी
कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान बहुत अच्छा कर रहा है और उसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शानदार है और ये राजस्थान की इकोनॉमी को इससे बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अगर आप लिखें कि नहीं साहब ये ठीक है, ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शेखावाटी में भी संभावना बहुत ज़्यादा है। आपने शेखावाटी की हवेलियों के बारे में सुना है ना, तो हो सकता बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग इनको यहाँ किस तरह की हवेलियों में अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करवानी हो। जैसलमेर का जो रेगिस्तान है वो भी कुछ कुछ मौसम में कब कब मतलब कभी कभी साल में, बहुत मई जून में तो नहीं, बहुत अच्छा वहाँ पे जो है, जैसे सर्दियों में जो टूरिज्म है उस हिसाब से। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है इंडिया का, इतने खूबसूरत है। ठीक है, हम में से कोई लोग तो जाने की बात भी नहीं करते हैं, लेकिन आप देखेंगे अब धीरे धीरे ट्रेंड जो है बदल रहे हैं। भरतपुर, पुष्कर भी, ये इस तरह के नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित इनको किया जा सकता है। और ये बात किसने बोली? डिप्टी सीएम जो हमारे हैं उन्होंने बोली है ना। तो हमें भी इस तरह का वैल्यू एडिशन अपने दिमाग को ओपन रखना है और ये चीज़ें साथ में लेके चलनी है, जैसे शेखावाटी की हवेलियाँ, ठीक है, सुनहरा रेगिस्तान, बांसवाड़ा की प्राकृतिक सुंदरता और पुष्कर की धार्मिक हवा। इस तरह हम जो है इनका थोड़ा सा एक विविधीकरण जिसको बोला जाता है वो कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को जो है इससे फायदा मिलेगा। पीवी सिंधु के बारे में हमने बात करी, बहुत विस्तार से बात करी। इंडियन बायोलॉजी ओलंपियाड के बारे में और हमारे निशित कालानी की उपलब्धि के बारे में बात करी। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हमने बात नहीं करी क्योंकि ये आउटडेटेड न्यूज़ थी, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। हरित ऊर्जा के बारे में हमने बात करी। सोल्व जो गगनयान मिशन गगनयान का जो प्रोग्राम है उसके परीक्षण के बारे में बात करी। माँ योजना के बारे में बात करी और लास्टली हमने बात करी टूरिज्म सेक्टर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की डिस्कशन समझ आई होगी, और अगर कुछ भी आपको लगता है कि सर ये चेंज जो है इसमें किया जा सकता है जो कि आपके लिए, आपकी समझ के लिए बेहतर हो, आई एम ऑलवेज ओपन अप। ठीक है, आप मुझे लिखिए, बेझिझक होके लिखिए, है ना। अल्टीमेट पर्पज ये नहीं है कि मैं क्लास आपको दूं, अल्टीमेट पर्पज आपको समझ आना चाहिए, आपका फ़ायदा होना चाहिए। जिस चीज़ में आपका फ़ायदा है, इस चैनल का मकसद वही एकमात्र है। ठीक है, आप में से अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति को भी फ़ायदा मिलता है, आई एम हैप्पी मोर देन दैट। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को फ़ायदा लेना है वही ले पाते हैं, जिन लोगों को आगे जाना है वही जा पाते हैं, है ना। बहुत सारा कितना प्रयास आप एक तरफा नहीं कर सकते, राइट। तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद, थैंक यू।